बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे, आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटर चैप्टर लेके आए हैं। इससे बच्चे ये सेकंड चैप्टर है हमारा 12th क्लास का, और एनओएस का बच्चे पूरा प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट गो थ्रू कर लिया तो बस हो गए पास। फिर फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, फिर फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं बच्चे मैं आपको, अगर आपको एडमिशन लेना है एनओएस के अंदर, अप्रैल सेशन के अंदर, ठीक है, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट कर लेना आप। ठीक है, बाकी आपको कोर्सेस लेने हैं बच्चे, आपको पर्सनली पढ़ना है, या फिर बच्चे आपको कोर्स बाय करना है, सर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तभी बच्चे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चाहे बच्चा 10वीं क्लास का हो, चाहे बच्चा 5वीं क्लास का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आप कांटेक्ट कर लेना। हाँ, बाकी और डिटेल चाहिए आपको तो वर्maacademy.com पर जाके विजिट कर सकते हो। बाकी बच्चे शुरू करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब फॉर्मेलिटी है, बताना तो पड़ेगा ना आपको। चलिए, बाकी हमारा काम क्या है, आपको पढ़ाना, पढ़ाने सिखाना है बेसिकली। ठीक है, आपको क्या काम है, सिखाना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, अब पता क्या है, चैप्टर पढ़ाने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, तो पहले इलेक्ट्रिक का मतलब पता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वर्ड से आता है। पोटेंशियल मतलब पावर, क्षमता, कार्य करने की ताकत को पोटेंशियल कहते हैं। आई हैव अ पोटेंशियल टू क्लियर एन आईओएस एग्जाम, मैं पास होकर दिखाऊंगा। मेरा पोटेंशियल है कि मैं इस बारी पास होकर दिखाऊंगा, है ना, तो वो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर मतलब स्टोरेज, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी, है ना। जिसके पास कैपेसिटी है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। जिसके पास किसी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता होगा। ठीक है ना, तो वहाँ चलेंगे। वो पंखा वंखा में, हर पंखे में लगा होता है, कूलर में लगा होता है, वो कैपेसिटर की बात करेंगे। तो पहले हम टॉपिक समझ लिया हमने कि चैप्टर हमारा क्या है। अभी देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, समझना बहुत जरूरी है। तो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल एनर्जी, क्या मतलब कि मतलब अगर पॉइंट पी, जो कि कोई चार्ज है, मान लो टेस्ट चार्ज है, और दूर से कोई चार्ज बहुत दूर से रखा हुआ है, तो उसको अगर मैं खींच के लेके आऊँगा चार्ज के पास, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊँगा, तो मुझे ताकत लगाना पड़ेगा, मुझे पावर लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर अभी मैं इस बात को समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ आइए, मान लो बच्चे यहाँ पे कोई क्यू है, ठीक है, और ये फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से क्या होता है, फील्ड निकल रहा होता है ना। ठीक, ऐसे ही हो रहा होता है। ऐसे ले चलते हैं। अब मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच करके यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहा हूँ। तो अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 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 पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल को लगाना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना, काम करना पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तब तो पास में आएगा। ठीक है ना, तो आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अभी क्या है भाई, अगला। ठीक, अभी बोलते हैं डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो अभी हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था हमने कि जब भी हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं ना, पोटेंशियल नॉट अ सिंगल वर्ड, मतलब कि किसी एक मतलब कि मान लो ये चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए हम नहीं बता पाएंगे कि इसका पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल ऑलवेज अ रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव टर्म। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पोटेंशियल जो है बच्चे हमारा ऑलवेज रिलेटिव है। क्या है, रिलेटिव है, मतलब सिंगल हम नहीं बता सकते कि क्या पोटेंशियल है, लेकिन हमें हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। कि मैं बोलूँगा बच्चे मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं बताऊंगा ना कि हाँ मैं तुमसे, या फिर मैं बोलूंगा बच्चे कि कार ए और बी है, ए कार बहुत तेज दौड़ रही है बी से, है ना। तो हमने क्या रिलेटिव के बारे में बात किया। तो बस वही चीज़ है कि जो क्यू नॉट चार्ज है या फिर जो टेस्ट चार्ज है उसका पोटेंशियल हम जब फाइंड करेंगे तो हमेशा रिलेटिव टर्म ही आएगा, मतलब पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म होता है। तो ये वर्ड टू वर्ड समझ में आएगा ना बच्चे। अब बोलो सर इतना क्या एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, हम पढ़ लेंगे, हमें तो पता है। तो अगर बच्चे एक एक शब्द का मतलब पता होगा ना तो आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता रहेगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म होता है, मतलब दो पॉइंट चार्ज रहेंगे, अगर चार्ज को मैं पास लेके आऊँगा, मूव करूँगा तो मुझे कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगर अब इसको एक्सप्लेन लिखें कैसे, व्हेन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। और डिफरेंस क्या है, तो बच्चे मान लो ये हायर पॉइंट पे है और नेगेटिव ये लोअर फील्ड पे है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डेल्टा V होता है, V1 माइनस V2, ठीक। अभी हम देखेंगे कि भाई पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। अब मैंने क्या बोला, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि डिस्टेंस का चक्कर है ना यहाँ पे। कुछ डिस्टेंस यहाँ पे डी हुआ होगा, है ना, तो डी डिस्टेंस है। तो अगर मैं V फाइंड करना चाहूँगा, तो क्या होगा, लिखूंगा जो V हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है ना। मैं लिखूंगा जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है वो E इंटू डी है, या फिर इस चीज़ को R भी लिख सकते हो आप। तो R लिखोगे ना तो आपको काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक। R लिखोगे तो काम आसान हो जाएगा। अब देखो हमने पिछले क्लास में पढ़ा जो हमारा E होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा E होता है बच्चे के क्यू अपॉन में R स्क्वायर के बराबर, है ना। अब ये E के क्यू अपॉन में R स्क्वायर आया कैसे था वो भी बता देते हैं आपको। तो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको Q से डिवाइड करना पड़ रहा था, है ना। हमको यहाँ से E फाइंड करने के लिए F अपॉन में Q होता है, F अपॉन में Q होता है, तो हमको यहाँ से E की वैल्यू ये मिल जाती थी, ठीक है ना। थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि आपको नॉलेज हो जाए। अभी हमको E चल गया पता, तो मैं क्या करूँगा, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, है ना। तो के क्यू R स्क्वायर इंटू R, तो एक से वैल्यू कट जाएगी, तो सिंपल V आ जाएगा के क्यू अपॉन में R। और अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाए तो एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, जो पोटेंशियल हमारा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ठीक। तो ये आपका हो सकता है, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप ऐसे करके ड्राइव भी कर सकते हो, जब क्वेश्चन में पूछा जाए ना तो ऐसा करके बता दो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये देखो पिछले चैप्टर से आया ये वाला E की वैल्यू, ठीक है, ये F की वैल्यू पिछले चैप्टर से आया, कूलम्ब्स लॉ है, क्या है, कूलम्ब्स लॉ। बच्चे 12th क्लास के अंदर जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे मैथ्स पढ़ोगे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तभी आपको सेकंड समझ में आएगा, और आपने सेकंड पढ़ा तभी आपको थर्ड समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बताया मैंने आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी आगे की, ठीक है ना। तो कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी क्या मतलब, एनर्जी इज अ वर्क डन, एनर्जी इज अ वर्क डन, है ना। एनर्जी एक वर्क डन है। चलिए भाई अब आगे क्या बोलता है ये, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक। अब दो अंग्रेजी में इसने कुछ भी लिख दिया, लेकिन इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी दूर पॉइंट P से एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल वर्क डन से है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट जब उसको लेके आते हैं मूविंग इन द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब बच्चे
पॉजिटिव चार्ज है, जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकल रहा है, तो जब मैं दूर पड़े चार्ज को इसके पास लेके आऊँगा, फोर्स लगाऊंगा, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फोर्स भी आएगा। तो जब डी डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फोर्स भी आएगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जो वर्क डन हमने किया, फोर्स लगाकर डिस्टेंस आर ट्रैवल कराया, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो कि स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, है ना। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैं पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्लास 9वीं में पढ़ा था हमने, 9th में, कि वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अब इफ 1 जूल, अब वही लिखा हुआ है कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टेकिंग द टेस्ट चार्ज, अगर 1 जूल लिया जाए टेस्ट चार्ज में, Q की वैल्यू 1, फिर बोला कूलम C इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड देन 1 पॉइंट ऑफ अदर द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा बच्चे, जब कैपेसिटी, जब एक कूलम का चार्ज लिया जाए, और बता दूं मैं आपको, एक कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, एक कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक कूलम चार्ज लिया जाए, और बच्चे क्या कहा उसने, और 1 जूल लिया जाए, 1 जूल चार्ज लिया जाए, और एक कूलम बच्चे क्या बोला इसने, 1 जूल ऑफ वर्क डन, हाँ मतलब बच्चे अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन लिया जाए और एक कूलम चार्ज लिया जाए, ठीक है, और उससे जो हमारे इलेक्ट्रिक डिफरेंस आएगा, या फिर बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वो 1 वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कैसे होना चाहिए, तो मतलब 1 जूल वर्क डन होना चाहिए और 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब VAB कैसे आएगा, तो मैंने बताया आपको VB माइनस VA, और यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि जो पोटेंशियल है हमारा, जो बच्चे पोटेंशियल जो है हमारा, मैंने क्या बताया आपको कि जो पोटेंशियल है E इंटू डी है ना, E इंटू डी है। तो E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ से क्या निकाला था कि Q अपॉन में R तक हम आ गए थे, कि Q अपॉन में R तक आ गए, जो V की वैल्यू होती है, जो V होता है कि Q अपॉन में R होता है, और Q अपॉन में R क्यों होता है, ठीक है, हमें ये पता करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया मुझे पोटेंशियल जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी के बराबर है ना, ऊपर यहाँ भी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको एक बात कि जितना मैंने काम किया बच्चे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फोर्स था बच्चे, फॉर एग्जांपल यहाँ से चलते हैं, फोर्स क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मैंने वो काम किया आर, ठीक है, तो मैंने वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया के क्यू अपॉन में आर, ठीक है, ये मेरा वर्क डन आ गया। ठीक है, अब ये वर्क डन आ गया, ठीक है, अब मुझे चाहिए पोटेंशियल, क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो मुझे V फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V फाइंड करने के लिए W अपॉन में Q करना पड़ेगा, है ना, W जितना वर्क डन किया के रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसको Q से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा कि Q अपॉन में R आ जाएगा, जो कि हमारे पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज आपका। अब आगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या पोटेंशियल रहने वाला है, तो मैंने बताया आपको किसी भी पॉइंट के लिए VP जो हमारा रहेगा, जो V रहेगा हमारा, KQ अपॉन में R रहेगा, KQ अपॉन में R रहेगा। या सिंपल अगर ये याद नहीं होता है, तो याद होना चाहिए, तो सिंपल अगर आपको याद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस या इंटू R, ER इज इक्वल टू V। जब हम R से काटते हैं तो हमारे KQ अपॉन में R बच जाता है। अभी पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो पहले डाइपोल का मतलब पता होना चाहिए, डाइपोल, पोल मतलब कि एक चार्ज, डाई मतलब दो चार्ज होना चाहिए, मतलब दो, मतलब इसके अगर ये डाइपोल है तो एक साइड पॉजिटिव होगा, दूसरी साइड नेगेटिव होगा, तो डाइपोल समझ गए। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। तो अलग अलग केसेस आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो A और B क्या है, ठीक है, इसको हम यही करेंगे। ठीक है बच्चे,
हाँ, क्या बचे, ए और बी है, ये है नेगेटिव चार्ज, ए नेगेटिव क्यू है और ये पॉजिटिव क्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये r1 है, ये r2 है और ये डिस्टेंस r है। ठीक, ये परपेंडिकुलर डी है, ये परपेंडिकुलर सी है। ठीक है, एंगल ए थीटा है। चलिए, हमने डायग्राम समझ लिया है। अभी हमको V1 फाइंड करना है। V1 कहाँ से आएगा, पी r1 के रिस्पेक्ट में। तो V1 में जब अगर फाइंड करना है तो क्या आएगा, के क्यू, अगर Q1 क्या है, नेगेटिव साइन का है ना, क्योंकि Q तो नेगेटिव है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव लगा दिया, के क्यू अपन में R1 है ना, ये आ गया। V2 क्या आएगा, देखो यहाँ पे R पॉजिटिव, V ये पॉजिटिव है, Q यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू अपॉन में R2। अब क्या होगा, दोनों ही ऐड होगा है ना, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो दोनों ही ऐड होगा, ये दोनों घटाऊंगा मैं आपको। तो अगर हम घटाएंगे, ठीक है, तो V1 प्लस V2 करेंगे, तो V1 प्लस V2 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज नहीं लोगे तो आप घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इधर किधर लिखिए, इधर लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं, जो हमारा V आएगा, डेल्टा V बोल रहे हैं इसको, ये आएगा के क्यू अपॉन में 1 में R1 माइनस 1 में R2। क्या कर दिया मैंने, ठीक, तो ये आएगा। ठीक, यहाँ से ये आ जाएगा, ये हिस्सा आपका, यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी R1 की वैल्यू दी है दिस और R2 की वैल्यू दी है दिस, क्यों भाई, क्योंकि हमको आएगा यहाँ से वैल्यू, जब थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये R1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे R प्लस एल कॉस थीटा आएगा, और ये आएगा बच्चे R माइनस एल कॉस थीटा। और जब इसको बच्चे सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल आंसर पता क्या आएगा आपका। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो फाइनल आंसर बच्चे आएगा आपका, जब मैं ये वाली वैल्यू के अंदर R1 और R2 की वैल्यू पुट करूँगा तो बच्चे आएगा V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन में के पी, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन और P की वैल्यू Q इंटू 2L होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू Q इंटू 2L कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक पोटेंशियल, अब देखो इस चैप्टर के अंदर आपको ना डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। अब बहुत ईजी भी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो आप कर लोगे, बस ये R1 की वैल्यू पता होना चाहिए, R2 की वैल्यू पता होना चाहिए। R1 R2 की वैल्यू पुट करो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो U इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में K। देखो यार होता क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ वर्क डन। एनर्जी होता क्या है, पहले ना अगर आपसे कुछ पूछे ना कि एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, कुछ भी बताओ, तो इससे पहले बताना चाहिए एनर्जी होता क्या है। एनर्जी कार्य करने के लिए ताकत, शक्ति, तो मतलब कि वर्क डन, मतलब वर्क भी तो वही है ना, तो मतलब एनर्जी मतलब वर्क डन। ठीक है ना, एनर्जी जो वर्क डन है वही हमारा एनर्जी है, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट सेम रहता है, तो वर्क डन। अभी मुझे अगर वर्क डन निकालना आ गया तो मैं एनर्जी निकाल लूंगा, है? तो हम यहाँ से पहले वर्क डन निकालते हैं। चलिए वर्क डन निकालते हैं। अभी इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देकर हम वर्क डन निकालते हैं। तो W हमारा जो होता है वो हमारा होता है बच्चे के, ठीक है, हमारा फोर्स इनटू क्या होता है R, है ना, फोर्स अगर R तक डिस्टेंस अप्लाई करेगा तो वर्क डन आ जाता है। तो ठीक है, फोर्स हमारा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू R, तो यहाँ से आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R, ओके, इससे ये कट जाएगा। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा अटपटे चीज़ों में, क्यों भाई ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं किधर लिख दूँ, उधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, के की वैल्यू पुट कर दी,
4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और R12 क्यों, डायरेक्शन क्या है, R 1 से लेकर 2 तक गिन रहे हैं, मतलब जो चार्ज है हमारा, चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो R यहाँ पे ऐसे होगा, टोटल डिस्टेंस तो R है, लेकिन R वेक्टर लिया जा रहा है, R वेक्टर ऐसे है, ठीक है। और इसका जब मॉडुलस ले रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास मॉडुलस मतलब उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए R12 का ओनली मैग्नीट्यूड या मॉडुलस वैल्यू। तो ये बच्चे ऐसे आया है और ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर डिराइव कैसे करूंगा एग्जाम में, सिंपल बोलो ना भाई कि जो हमारा सिस्टम चार्ज है, ठीक है, Q1 ले लो, मैं यहाँ कर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है ना, थोड़ा इसको किया जाए यहाँ पे और प्लस दबाए, तो यहाँ पे अगर Q1 ले लो, यहाँ पे Q2 ले लो, ठीक है, और मान लो बच्चे ये O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हम नॉर्मल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे बच्चे इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है और जो R वेक्टर है 1 2 है, ठीक है। तो इसका जो R वो आएगा मॉडुलस, R मॉडुलस आ जाएगा 1 2, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास इसके बीच में, तो दोनों के बीच में वर्कडन क्या आएगा, वर्कडन क्या आएगा, तो वर्कडन आएगा, मैंने बताया अभी कैलकुलेट करके, ठीक है। पहले मैं फोर्स, पहले तो आप फोर्स देख लो, फोर्स क्या आएगा, वर्क इंटू आर, ठीक, या फिर वर्क अप इंटू आर आ जाएगा। तो हमारा वर्क क्या होता है, सॉरी बच्चे, वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू आर, फोर्स क्या होता है के Q1 Q2 R अपॉन में R12 लिख दो इसको, 12 का होल स्क्वायर, ठीक। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो के Q1 Q2 R12, इसको यहाँ पे काट दो, पावर 1 कट गया, ठीक है, पावर 1 पूरा 1 कट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे R12 है और ये पावर कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा R12 ओनली। तो ये आपका वर्क डन आ गया, और जो वर्क हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, एनर्जी के बराबर, वही हमारा एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने डेरिवेशन कर लिया, हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया, और जैसे डिराइव कर लिया तो यू की वैल्यू क्या आई, यू की वैल्यू आई के Q1 Q2 अपॉन में R12। अभी यह वेक्टर, अभी क्या है, वेक्टर डायरेक्शन के साथ है, लेकिन मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे मॉडुलस चाहिए, तो मैंने इसका मॉड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये डायरेक्शन आ गया, अभी के की वैल्यू पुट कर दो तो आपको वो दिख जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R12 का मॉड, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो, है ना, इजी। तो इतना ही आसान होता है, ठीक है। बस आपको छोटा मोटा वैल्यू पता होना चाहिए, लाइक कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए, वर्क डन होता क्या है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है, जो हमारा काम होता है वही एनर्जी होता है। मैं बोलूँगा बच्चे, मैं यार मैं इस पेन को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दिया, तो मैंने काम किया, है ना, तो एनर्जी लगा होगा ना, जितना ही एनर्जी लगा उतना ही काम हुआ, जितना ही काम हुआ उतना एनर्जी लगा, जितना एनर्जी लगा उतना ही काम हुआ, तो मतलब इंटर रिलेटेड है, सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो आप एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया बात है जी, बढ़िया बात है। ये पूरा एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, और ये सिंपल है भाई कि डायग्राम सिस्टम है P1 P2 P3, P1 P2 P3, तीनों का ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगा। तो हमने एक का एनर्जी फाइंड कर लिया Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन में R, तो दोनों का कैसे, तीनों कैसे होगा, के Q1 Q2 अपॉन में R1 R2, फिर अपन अपॉन में R1 R3, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट कर पाओगे, सिंपल। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q2 Q3 अपॉन में क्या आएगा, R1 R12 R23 R13, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया सिस्टम, आसान है ये वाला तो, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग वेरियस पॉइंट चार्ज ऑफ द सिस्टम द रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम द इनफाइनाइट लार्ज, पता नहीं भाई क्या अंग्रेजी में, भाई कहाँ अंग्रेजी में लिख दिया है भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना। कभी कभी बच्चों को अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई अरे भाई हमको समझना है ना, हम तो भाई हम इतना अंग्रेजी, हमने 12वीं तक इतना अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लिया है हमने कि हमको अंग्रेजी हम लिख देंगे, बट हमको समझ में आना चाहिए। तो पहले देखते हैं भाई, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing the various point charge of the system respective the position from the infinite large mutual separation, मतलब कि
कि बच्चे जो कि टोटल एनर्जी है, जितने भी पॉइंट चार्ज है सिस्टम के अंदर, जितने भी पॉइंट चार्ज है सिस्टम के अंदर P1 P2 3 P3, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन से अगर उसको सबको एक साथ अरेंज किया है तो सबको करने के लिए काम करना पड़ा। सबको अरेंज करने के लिए P1 को कहीं दूर से उठा के यहाँ रख दिया, P2 को कहीं दूर से उठा के यहाँ चिपका दिया, अब P3 को कहीं दूर से घुमा घुमा के जबरदस्ती आके यहाँ चिपका दिया। ठीक, अब डिस्टेंस R1 R2 R3 जो लिख दिया तीनों के बीच में, और ऐसा डायग्राम कुछ बनाया ट्रायंगल टाइप। इसको बनाने में लगा होगा ना एनर्जी, तो पहले P1 को लाया, उसके लिए एनर्जी, P2 को लाया क्योंकि P1 से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके रिस्पेक्ट में आप किसी को लेके आओगे जबरदस्ती तो करना पड़ेगा ना वर्क डन। अभी क्या होगा, पहले में P1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे ही रहा है, P2 भी दे ही रहा है, अब P3 को और ले आए तो हो गया ना भाई मुश्किल काम। तो टोटल एनर्जी खर्च हुआ, टोटल एनर्जी जो स्टोर हुआ वही है हमारा यूनिट, क्या बचे वो, क्या नाम है इसका, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, यही कहानी है पूरी। चलिए भाई आगे क्या है, अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये कब से तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही बात तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो हमारा V होता है E इंटू डी होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल होता है। अगर मैं सिंपल बताता हूँ कि अगर फील्ड लाइन निकल जा रहा है, चलो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ हम डायग्राम बना देते हैं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना कहीं इलेक्ट्रिक यहीं से निकलता है ना पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला जा रहा है, ये तेरी यल भाई निकल गया, बहुत सारा निकलता ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और बना देते हैं हाई डेंसिटी वाला है, बहुत ज़्यादा डेंसर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डेंसिटी वाला है। ठीक, अभी क्यों लेके आया, कोई दूर से लेके आया, अरे भाई क्या बन गया ये, दूर से पॉइंट चार्ज लेके आया। ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब टच चार्ज है और टच चार्ज पॉजिटिव होता है। अभी इसको उठाएंगे, देखो इसको उठाया है ऐसे करके, ठीक, अब इसको उठा के इधर ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है ये, अब इसको इधर लेके आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगा उसको कि अपोज करेगा, भाई मत आ इधर, रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा, लेकिन फिर भी इसको ला के लाए जा रहे यहाँ से, ये तेरी इसको लाए जा रहे। और अब यहाँ अपन ने यहाँ रख दिया, तो भाई यार आना तो नहीं चाहिए था, तो मुझे वहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे मान लो इसका जीरो, मान लीजिए ये कुछ जीरो पे था, ठीक है ना, यहाँ हम बनाते हैं इसको स्केल में, ठीक, कि मैं समझा रहा हूं कि V और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ से जीरो पे था, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे 20 कुछ लिखा है, सेंटीमीटर में मान लो, किलोमीटर में मान लो, जो भी मान सकते हो तुम मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है। अभी जीरो से लेकर इसको क्यू को इधर लेके आ रहे हैं, अब ये अपोज कर रहा है क्योंकि मता भाई, तो अपन ने काम करके एनर्जी खर्च करके वर्क डन कर करके यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये था पहले यहाँ पे, तो इसको ये यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ से आया तो ये हो गया कितना, जीरो से लेके आया 11 तक है ना, 11 आया 11 यूनिट, तो अपन इसको आर ले लेते हैं ना, 11 जो है आर के बराबर है, आर के बराबर, ये डी के बराबर है, जो भी आपके बुक में लिखा हो अपन आर लेते हैं, तो आर के बराबर है ना, आर के बराबर है, तो आर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फोर्स भी लगा होगा, है ना, तो जो वर्क डन हुआ इसका क्यू के ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर जो वर्क डन हुआ, वर्क डन ऑन क्यू नॉट क्या हो गया, फोर्स इनटू आर, तो हमारा क्या आता है के Q1 Q2 तो आएगा यहाँ पे क्यू नॉट आएगा ना, क्यू नॉट अपॉन में R1 तो कट जाएगा, R स्क्वायर आता है ना यहाँ पे,
और यहाँ पे आर होता है, तो ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा के Q1 Q0 अपॉन में आर। तो यहाँ से मुझे वर्क डन तो मिल गया, क्योंकि मैंने कितना काम किया वो मिल गया, एनर्जी मिल गई, है ना, एनर्जी मुझे मिल चुकी है कि मैंने इतना ताकत तो लगाया है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्कर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्कर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है ई, इधर से ई ट्रैवल कर रहा है और ये डिस्टेंस डी तक आ चुका है, ठीक है, डिस्टेंस डी तक आ चुका है। तो जितना ही आर बढ़ेगा, जितना ही डी बढ़ेगा, उतना ही डब्ल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। जितना ही आर बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसको, जितना ये आर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ही डब्ल्यू बढ़ता जाएगा। अगर ये आर बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, है ना, अगर आर बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा, आर बढ़ेगा डब्ल्यू बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा चलूंगा उतना ही काम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा चलूंगा, जितना ज़्यादा दौड़ूंगा उतना ही काम करना पड़ेगा। तो मतलब कि जितना ज़्यादा चलूंगा उतना ही काम करना पड़ेगा, तो जितना आर ज़्यादा होगा, जितना ही आर ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, और आर ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, एनर्जी, वर्क डन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे देखो के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में, है ना, के क्यू अपॉन में आर जो हमारा होता है वो ई के बराबर होता है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ई के बराबर होता है ना बच्चे, के क्यू ई के बराबर जो हमारा होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। और अब अगर मैं इसको बच्चे आर से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा और के क्यू अपॉन में आर बच जाएगा। तो अब अगर मुझे अब v फाइंड करना है तो मुझे बस e इंटू डी करना होता है, ठीक है, e इंटू डी करना होता है। मतलब सिंपल है भाई, जितना ज़्यादा चलूंगा उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो मतलब E इंटू डी, ई इंटू आर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन देखेंगे तो जो हमारा v आएगा E इंटू डी आ जाएगा, या फिर इसको आर भी लिख सकते हो, सिंपल E इंटू आर, ठीक है। अपन डी लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, तो E इंटू डी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम v फाइंड करें, v तो E फाइंड करें तो क्या आता है v अपॉन में d, है ना, v अपॉन में d, ये हमारा आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, ज़्यादा हो जाएगा तो आप फिर बोलेंगे कि नहीं सर ज़्यादा पढ़ा, ठीक है ना। तो एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ द, अब नेगेटिव साइन इसलिए बच्चे क्योंकि आगे आ रहा है ना यार, डिस्टेंस कम रहा है, ठीक है ना। डिफरेंस सब फाइंड करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर द पोटेंशियल डायरेक्शन, अब डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अपना हमारा पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमारा जो ई नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी आपको याद रहेगा, ये सिंपल V इज इक्वल टू ई डी, वी इज इक्वल टू ई डी आपको याद रहेगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपेसिटेंस, क्या आता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर का मतलब समझाऊंगा फिर ही आगे बताऊंगा। देखो कैपेसिटर का कैपेसिटर कहाँ का, कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कंडेंसर, है ना। कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, उसका यूज़ होता है पंखों में, ठीक है ना, कूलर में, या फिर कुछ ऐसा जिसके अंदर एकदम से मुझे कुछ स्टार्ट करना है कि मैं पंखा चलाता हूँ तो जैसे ही बटन दबाऊंगा घूमने लग जाता है, पंखा चलाऊंगा तो जैसे ही बटन दबाऊँ घूमने लग जाएगा। अगर मैं आपको पंखा दिखाऊं, ठीक है ना, अगर आपको पंखा दिखाया जाए तो मेरे बगल में एक पंखा रखा है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ा गंदा है, गंदे पे ध्यान मत देना। तो जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा, ये देखो पावर ऑन किया और ये चल गया, अब मैं पावर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पावर ऑन करूँगा और ये चल जाएगा, अब मैं बंद करूँगा ये बंद हो जाएगा। अब ये बताते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, बहुत भारी है, बताओ बताइए बच्चे, क्या करना पड़ता है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने पावर ऑन किया, पंखा चल गया, पावर बंद किया, पंखा बंद हो गया, है ना। अब ये हो कैसे रहा था भाई, तो बच्चे इलेक्ट्रिक
जो इलेक्ट्रिसिटी जो जाई गई इसके अंदर, ठीक है ना, उसके पास इतना पावर नहीं है, उसके पास इतना पावर नहीं है कि यार मोटर को एकदम से चालू कर दे। अभी एसी इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमें बगल में कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अब एक कैपेसिटर दिखता कैसा है तुमको ये बताना चाहिए। अभी ये रियल लाइफ में कैपेसिटर कैसा दिखता है भाई? रियल लाइफ में कैपेसिटर ऐसा होता है ना, ठीक। और यहाँ पे 2 पॉइंट लगे होते हैं ऐसे, और यहाँ से वायर निकला हुआ होता है ऐसे, है ना। कैपेसिटर इसको कहते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। और गर्मियों में पंखा का अगर स्पीड कम हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो, बोलते हो सर मेरा दुकान वाले भैया जी मेरा ना पंखा सही नहीं चल रहा। बोलता है भैया कैपेसिटर बदलना पड़ेगा इसका, कैपेसिटर बदलना। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्या करता है? स्टोर करता है और एकदम छोड़ देता है। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगा और जैसे ही ऑन करोगे छोड़ देगा। क्या करेगा? बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस को। ठीक है, करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा? बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर लेगा और जैसे ही बटन ऑन करोगे छोड़ देगा। तो एकदम से बहुत सारा चार्ज। एंड बच्चे कभी आप यूज करोगे 200-250 रुपये का, 800-600 रुपये का आता है, लो अगर खुद से तो मैं बोलूँगा ट्राई करने के लिए नहीं करना, लेकिन आप डायरेक्टली इसको प्लग में लगा दो, बिजली वाले प्लग में, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। अगर वो आपने लगाया वो एक बार लगाने पे, क्योंकि अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया तो एक बार में आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार में कैपेसिटर को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने कैपेसिटर लिया, डायरेक्टली प्लग में डाल दिया, तो उसके अंदर अब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर हो गया, मतलब इट्स लाइक अ बैटरी की तरह स्टोर हो गया है। अगर वो तार निकाल के तार को ऐसे करके एक बार मारोगे ना तो वो स्पार्कल करेगा, चमकेगा एक ही बार बस। उसके बाद तो आप टच करके देख लो, करंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपने लगाया और छू लोगे तो बहुत तेज करंट लगेगा, बहुत ज़्यादा तेज करंट लगेगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। अब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये अलग अलग प्रकार का होता है। अपने बचपन में इसको काट करके वो पन्नी चमकीली चमकीली पन्नी निकलती है और हम खेलते थे, पतंगे उड़ाते थे, उससे पतंगों का पूंछ बनाते थे। तो कई सारा इसमें अंदर डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, पेपर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। इवन बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक का भी इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको पेपर कैपेसिटर भी होता है, ठीक है, पेपर कैपेसिटर, ठीक है। फिर होता है बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक। ये सब आने वाला एग्जाम, आपके एग्जाम में भी आएगा। और मैं क्या बता बच्चे, आपको मैं पढ़ाता ही नहीं, सिर्फ सिखाता भी हूँ, तो आपको ना पता चल गया भाई कि कैपेसिटर का काम क्या है। वो एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम से छोड़ देता है, स्टोर करके एकदम से छोड़ देता है। जब एकदम से छोड़ता है ना बच्चे, तो होता क्या है कि पंखे को एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो घूमना शुरू कर देता है। तो ये सब हो रहा होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो आप कैपेसिटर समझ चुके हो। अब अपन टॉपिक पे आगे बढ़ सकते हैं। आप बोलोगे सर पका दिया आपने, तो आप बोलोगे सर आपने तो पका दिया। भाई अब क्या करें? अब टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस Q and माइनस Q, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस V, सच अ सिस्टम कंडक्टर इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं, एक प्लस Q का चार्ज, दोनों ही सेम टोटल कुलम जो होता है सेम होता है दोनों के ऊपर, एक लेकिन माइनस होता है एक प्लस होता है। तो एक प्लस Q होता है और एक माइनस Q, और दोनों ही ऐसे पैरेलली रखा जाता है और बीच में रखा जाता है इंसुलेटर, लाइक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, पेपर रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल रख दिया। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। और इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर को लिखते हैं C से, तो C जो हमारा होता है Q अपॉन में V होता है,
सी हमारा क्यू अपॉन में वी। तो हमारा 1 कैपेसिटर को लिखते हैं मुझे नापते हैं फराडे में, तो 1 फराडे इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, सॉरी 1 फराडे ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 क्यों क्या है, हाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज अपॉन में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो 1 फराडे 1 कूलम अपॉन वोल्ट ऐसे करके करते हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका बच्चे कभी कभार 3 मार्क्स के अंदर आपका आ जाता है कि इसका डिराइव करके बताओ। ठीक है, तो आप क्या स्फेरिकल लोगे, ठीक है, एंड उसको कुछ नहीं करना है, क्यू अपॉन में वी कर देना है। ठीक है ना, क्यू अपॉन वी कर देना है, और यहाँ से बच्चे सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है ना, आपको एरिया लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा एरिया वाइज। ठीक है, वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मुझे इतना एग्जाम में आता नहीं है, तो हम आपको टाइम वेस्ट करके बताएंगे नहीं। हम अपना वीडियो कॉम्पैक्ट रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है जो कि आता नहीं है वो कराएंगे ही नहीं। जो एग्जाम में कई सालों से नहीं आया वो इस साल भी नहीं आएगा। अब टाइप ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर 2 प्रकार का होता है, एक पैरेलल कैपेसिटर और एक सीरीज कैपेसिटर। जब पैरेलल को एक ही कैपेसिटर को पैरेलल वाइज लगाया जाता है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा था हमने आर, वैसे सी होता है। अगर पैरेलल लगाएंगे और फिर सीरीज में लगाएंगे तो अलग अलग कैपेसिटर हमें मिल जाता है, कैपेसिटेंस हमें मिल जाता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग द नियर इन द अनचार्ज अर्थ कंडक्टर। मतलब कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं किसी भी कैपेसिटर का, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं अगर उसमें जो नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट है उसको अर्थिंग कर दें। अगर नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट को अर्थिंग कर दें तो सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन में V होता है तो C की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज बाय द ब्रेकिंग द नियर इन द अनचार्ज अर्थ कंडक्टर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है, को पैरेलल वाइज लगाया जाता है, उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। मैं पहले समझा देता हूँ इसको, ठीक है ना, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए बच्चे ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये मान लीजिए C1 है, ठीक, यहाँ से गया और ये गया C2। कैपेसिटर को पैरेलल लाइन से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये है गया C3 है, ये है C2, ये है C3, एंड ये बालों कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे। इसको मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो इस चीज़ में ये जो C1, C2, C3 है पैरेलल में है, तो हम टोटल जो C फाइंड करेंगे वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये से क्या कहते हैं, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब सीरीज बताया था मैं आपको यहीं पे कि मान लीजिए बच्चे ये ठीक, आज ये 2-3 बैटरी लगी हुई है, ये फिर रहने दे, कंफ्यूज जाएंगे यहाँ तो। ठीक, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा इसका, C1/C इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो यहाँ से पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हो आप। C बराबर क्या आया था, C बराबर बच्चे Q अपॉन में V था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे V भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फाइंड किया जाता है, ठीक। इस केस के अंदर V हमारा जो हो जाएगा, जो हमारा V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। और पैरेलल के केस में हो जाएगा, पैरेलल के केस में बच्चे यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन में V1 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज हो गया। अगर एग्जाम में आया तो ये बनाओ, ये लिखो, पीछे भी ये बनाओ, लिखो, कहानी हो गई। तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा बहुत और जानकारी देते हैं आपको कि होता क्या है। चलिए, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैपेसिटर in which two parallel metallic plate each area A and separated from the one another in small distance d, and the insulating medium like air, paper, mica
ठीक है, AR मीका जो होता है बच्चे, जो मीका होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक बताऊंगा आगे, इसके बाद ही आएगा। ग्लास एंड सेपरेट बाय द प्लेट्स एंड द प्लेट आर कनेक्टेड विद टर्मिनल्स व बैटरी। जो हमारा जो बच्चे पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एफ साइलम ए अपॉन में डी, सी इज इक्वल टू एफ साइलम ए अपॉन में डी। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर बच्चे आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो सी इज इक्वल टू एफ साइलम अपॉन में ए हमारा एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया हमारा है कैपेसिटर का, वो डी हमारा डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में, और एफ साइलम तो पता है आपको क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट। अब अगर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बच्चे, कि जो परमिटिविटी है मीडियम का अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो सिंपल अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है ना, कि अगर मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हम कैलकुलेट करें, तो बच्चे एफ साइलम एफ अपॉन में एफ साइलम नॉट इज इक्वल टू एफ साइलम आर आ जाता है। और जो हमारा एफ साइलम आर है वही हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एफ साइलम आर, ठीक है बच्चे, एफ साइलम आर हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक आएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो देखेंगे डायरेक्टली अब। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बता दिया मैंने आपको। अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल कैसे करते हैं, तो C इज इक्वल टू C1, टोटल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। चलिए, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पोटेंशियल तीनों का बराबर रहता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ नंबर, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो अगर आप रजिस्टर पढ़ाना है अपने तो उस बिल्कुल आपको पता होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर जॉइन द पैरेलल टू इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है सबको ऐड हो जाता है वो, ठीक है। एंड रिमेंबर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड द प्लेट ऑफ चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो CP हमारा होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड C4 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्यों भाई, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस D बिल्कुल सेम है, हमेशा कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है हमारा ऑलवेज इक्वल रहता है। अब सीरीज ग्रुपिंग के अंदर देखो जरा भाई, यहाँ पे चेंज हो रहा है तो V भी चेंज होता है ना, V यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पे जो C आता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, ठीक है, अंग्रेजी में यही लिखा हुआ होगा, ठीक। अब आ गया बच्चे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी के मैं बताया था आपको एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तो बच्चे CV², ये फॉर्मूला याद रखना आप, U इज इक्वल टू 1/2 QV इज इक्वल टू 1/2 CV²। स्टोर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है, पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है भाई। अभी आगे डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक इंसुलेटर होता है। मैंने मीका बताया था, मीका, तो बच्चे कैपेसिटर दोनों ही प्लेट होते हैं ना, ऐसा होता है ना कैपेसिटर, तो इन दोनों के बीच में बच्चे ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है ना, तो इन दोनों के बीच में रखने के लिए कुछ हमारा को चाहिए होता है इंसुलेटर, हम इन दोनों के बीच में रखने के लिए कुछ इंसुलेटर चाहिए होता है, उसी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एक्चुअली में होता है इंसुलेटर है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। बात को समझो कि कैपेसिटर के अंदर जो इंसुलेटर रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्टर के, वो कंडक्टर है नहीं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस हो जाता है और एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। एक होता है इंसुलेटर होता है लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है लेकिन कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक। कहता है इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्टिंग के इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक बनाया,
ठीक है। बच्चे कोई मॉलिक्यूल सी है हमारा, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर पोलर है मतलब दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों ही अलग अलग साइड होंगे, ठीक है। और अगर नॉन पोलर है तो बच्चे जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा दोनों कंसेंट्रिक होंगे, मतलब कि कॉन्साइड करेंगे, एक के ऊपर एक होंगे ऐसे करके, ठीक है ना, एक के ऊपर एक होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम बना के बताऊं, देखो पोलर बनाऊंगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पहले तो डाइलेक्ट्रिक बना देते हैं। अगर ये हमारा कैपेसिटर है तो डाइलेक्ट्रिक ऐसा दिखता है। अगर ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अभी पोलर आ गया। पोलर कैसे करेंगे बच्चे, मान लीजिए पोलर है तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना, दो पोल। अभी नॉन पोलर, बस ये होता है नॉन पोलर। नेगेटिव और पॉजिटिव कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक रहेंगे, लेकिन पोलर जो रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव अलग, नेगेटिव नेगेटिव अलग, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये जो हमारा ABC लिखा है ना, ये हमारा पोलर लिखा हुआ है, और जो अंदर है वो डाइलेक्ट्रिक है, जो कि होता इंसुलेटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में के इन्फ्लुएंस में आके एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, लेकिन कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। हाँ, अब उसे जब वो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है ना, तो वो एक पोल बना देता है, पोल बना देता है। जब वो पोल क्रिएट कर लेता है उस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, उस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और चैप्टर आपका खत्म है, समझ में भी आया होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा। चलिए देख लो आप चैप्टर, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं एंड इसका आंसर भी लिखा हुआ था, ये देखो। वैसे चैप्टर में इतना ही था, वीडियो में भी इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई, ठीक है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।